बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। यानी बच्चे सारे आंसर लिखते हैं, सब बच्चों ने ही आंसर लिखना है पेपर में, लेकिन जो चेक करने वाला है वो आपका मेथड चेक करेगा कि आपने उस आंसर को प्रेजेंट कैसे किया है। तो हम इसमें सीखेंगे कि हमने आंसर को प्रेजेंट किस तरह से करना है ताकि पेपर में हर शॉर्ट क्वेश्चन के हम 2 मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन एक्सप्लेन। यानी कोई रीजन है, कोई भी एरिया है जिसमें जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो बताएं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपने आंसर लिखना है तो सबसे पहले एक की पॉइंट में उसका आंसर लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन द गिवन रीजन वेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यानी हमने एक ही लाइन में सिंपल उसका कीवर्ड लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसमें ज़ीरो होगा। अब ज़ीरो को यहाँ पे बोल्ड किया गया है, तो आप भी ज़ीरो को बोल्ड करेंगे और आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसके मुताबिक E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर है। और हमें पता है कि जो V है कांस्टेंट है, ये गिवन कंडीशन है। तो डेल V यानी चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर V कांस्टेंट है तो हर पॉइंट पे उस रीजन में जो V है वो सेम ही होगा। तो V2 माइनस V1 करें या डेल V की बात करें तो वो जीरो के इक्वल होगा। यही वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल V की जगह पे माइनस डेल वी ज़ीरो आ जाएगा, तो माइनस ज़ीरो ओवर डेल आर आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो कि इसमें ज़ीरो ओवर समथिंग डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। इसके बाद फिर हम लास्ट पे एक लाइन लिखेंगे आंसर वाली, वही की पॉइंट वाली, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो थ्रू आउट द स्पेस वेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इस तरह से हम अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट करेंगे, तो फिर हमें 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फील्ड लाइन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, हम भी उस चार्ज से अवे जा रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर मूव करेंगे तो क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे। तो आइए इसका आंसर हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों मेथड वही है, सबसे पहले हम एक लाइन में इसका की आंसर लिख देंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोथ विल डिक्रीज, और यहाँ पे डिक्रीज को बोल्ड करना है अपने। और इसके साथ ही हम रीज़न लिखेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर गिवन बाय, दोनों के फार्मूले हमने लिख लिए कि 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्क्वायर टाइम कम हो रही होती है, जबकि जो पोटेंशियल है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और यहाँ पर Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज भी वही है, मीडियम भी वही है, और 4 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है। इफ़ वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, हम इससे अवे जा रहे हैं। सो आर इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी एक कैपेसिटर है और उसकी प्लेट को हमने देखना है कि कौन सी प्लेट उसकी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करेंगे। ये आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। अ डिवाइस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज टू फाइंड नेचर ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल पहले वाले मेथड से उसका जो की आंसर है वो लिख देंगे, इसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। To check the polarity of capacitor plate, the disk of positively charged electroscope is brought near the plate of capacitor। यानी कंसिडर करें कि ये जो डिस्क है, ये जो सामने डिस्क नज़र आ रही है आपको गोल्ड लीफ की। अच्छा, अब क्या है कि इस इलेक्ट्रोस्कोप की ये जो डिस्क है ये पॉजिटिवली चार्ज है,
अच्छा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है मीन दैट लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसलिए उनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला है, एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस डिस्क के करीब लाई जाएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जो कैपेसिटर है उसकी अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हम इस डिस्क के करीब लेके आएंगे तो डिस्क पर तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो डिस्क वाले चार्जेस मूव करेंगे ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ कैपेसिटर चार्ज। और किधर जाएंगे वो चार्ज? इन लीव्स के ऊपर चले जाएंगे। जब वो इन लीव्स के ऊपर जाएंगे तो इन लीव्स के दरमियान जो फासला है वो और भी इनक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन लीव्स के दरमियान फासला इंक्रीज हुआ है तो जो प्लेट कैपेसिटर की हम लेके आए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लें। यही रीज़न आपने लिखनी है। टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट द डिस्क ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज ब्रॉट नियर द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इफ द डाइवर्जेंस यानी फैल जाना, डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीव्स इंक्रीज द प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट को लेके आते हैं तो इनके दरमियान जो फासला है, इनमें जो डाइवर्जेंस है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.4 है, डिस्क्राइब फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। यानी दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है। कब हमने फोर्स बतानी है? ए है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, यानी जब प्लेट्स जो है उनके ऊपर सेम, यानी दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और इक्वल अमाउंट हो, यानी उन चार्जेस की अमाउंट भी इक्वल है और वो पोलैरिटी भी उनकी सेम है, यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो तब इस पॉइंट चार्ज जो हमने इन प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? द नेट फोर्स ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विल बी ज़ीरो, यानी इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगी? ज़ीरो लगेगी। बच्चों जो नेट फोर्स होती है वो मजमुआ होता है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का मजमुआ क्या कहलाएगा? नेट फोर्स कहलाएगा। अब देखो दोनों की पोलैरिटी सेम, दोनों प्लेट्स की मैग्नीट्यूड सेम जो चार्जेस हैं उनके ऊपर, तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है दोनों प्लेट्स की वजह से वो सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगी इस चार्ज के ऊपर वो ज़ीरो होगी। या फिर इसकी एक और रीज़न भी लिख सकते हैं, यहाँ जो बुक के ऊपर लिखी हुई है, बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिमिलर चार्ज प्लेट्स इज ज़ीरो ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई विच इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब इसी का बी पार्ट है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, यानी जब इन प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज हैं और अब इनके दरमियान एक चार्ज प्लेस किया जाए तो क्या होगा? द नेट फोर्स ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विल बी मैक्सिमम व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। सो रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों फोर्सेस का सम होती है। अब एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू ई। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट है वो क्या करेगी? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगी और जो पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। तो ऑब्वियसली इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स डबल हो जाएगी। तो इसको फॉर्मेटिकली हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, और उन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये टू क्यू ई के इक्वल आ जाएगी। और लास्ट में हम लिख देंगे द नेट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल बी द सेम of these two forces, so it will move from positive plate to negative plate, और जो नेट फोर्स होगी वो सम ऑफ बोथ प्लेट की फोर्सेस के इक्वल होगी। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बाय, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया गया और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड हैं, वो भी दिखा दी गई हैं। तो इसके लिए सिंपल हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी ये इसका की पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? रीज़न लिख देंगे, रीज़न या फिर एक्सप्लेनेशन। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ गोट ओनली वन वैल्यू एंड डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन है वो एक ही हो सकती है। इफ़ दे इंटरसेक्ट देन इलेक्ट्रिक फील्ड कुड हैव मोर देन वन वैल्यूज एंड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, यानी ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनकी एक ही डायरेक्शन होगी और एक से ज़्यादा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसमें है कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन, यानी एक चार्ज है उसको कुछ इस तरह से रिलीज़ किया गया कि वो चार्ज जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कहता है कि अगर ये चार्ज रिलीज़ कर दिया जाए तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो कोई और होगी। तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज है ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में। येस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसके बाद हम रीज़न देते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। रेक्टिलिनियर motion along a straight line if a point charge q of mass m is placed at a point in the field created by an isolated charge then it will make a rectilinear motion, या फिर हम इसके साथ ये भी कह सकते हैं चार्ज विल मूव अलोंग फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस के तरफ ही मूव करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस चार्ज की जो डायरेक्शन है, जो मोशन है, वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। आपने बच्चों बिल्कुल ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं, डायग्राम साथ बनानी है और जिन चीज़ों को बोल्ड किया हुआ है बुक के ऊपर वो चीज़ें आपने बोल्ड करनी है। ये आंसर्स दरीजा नोट्स जो हैं वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इज़ ई नेसेसरीली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ बैलून इज़ स्फेरिकल, यानी अगर कोई स्फेरिकल बैलून है और उसके जो सरफेस है उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी इनसाइड उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। यस, इसका आंसर यस आएगा। यस इज़ ऑलवेज ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, यानी अगर कोई रबर बैलून है और उसकी स्फेयर के ऊपर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो आइए हम देखते हैं इसकी रीज़न क्या है। अप्लाइंग गॉसेस लॉ, यानी गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। फाई ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू चार्ज इनसाइड द रबर बैलून ज़ीरो है, यानी उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो वही वैल्यू चार्जेस की हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा तो फाई ऑफ ई किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। अब फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। आल्सो वी नो दैट, हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के इक्वल होता है। अब दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं। ई डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, तो एरिया ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और लास्ट में हम इसी आंसर को एक स्टेटमेंट में थ्योरेटिकली लिख देंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो इनसाइड द स्फेरिकल बैलून। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज़ इट ट्रू दैट Gauss's law states that the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within surface? Yes, above statement is true, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट जो है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. मैथमेटिकली फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1 over epsilon naught मल्टीप्लाई बाय क्यू चार्ज के, और फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, 1 over epsilon naught तो कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज, यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। तो यही तो ऊपर लिखा हुआ है, क्या बताएं, जो चार्ज इनक्लोज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, हम इसे लिख सकते हैं। हैंस फ्रॉम द अबव इक्वेशन फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, do electrons tend to go to region of high potential or of low potential? Ans electrons tends to flow from lower potential to higher potential in the presence of electric field, यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लो से हाई की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पे होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं electrons tend to go to move from low potential to high potential. Because electrons are negatively charged particles, so they are attracted by positive plate, high potential plate, and repelled by negative plate. लो पोटेंशियल प्लेट जो है इनको रिपेल करेगी और हाई पोटेंशियल प्लेट इनको अट्रैक्ट करेगी। सो इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो फ्राम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसी के साथ ही आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है और इसके बाद इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने का मेथड आपका बहुत डिपेंड करेगा। इनको आपने ऐसे लिखना है जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है,
जो चीज़ हाईलाइट की है उसको हाईलाइट करना है और हर क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।